प्यारे बच्चों, नीट के एग्जाम के लिए हाई वेटेज टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम रिवाइज करते हैं यूकैरियोटिक सेल का बाउंड्री, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखोगे तो ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। याद कैसे रखोगे? प्लाज्मा लिखते कैसे हैं? PLA SMA। तो इसमें P और L पहले आता है, इसका मतलब फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अब फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट होता है, इसका हेड होता है और टेल होता है। जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब उसको वाटर से प्यार रहता है, लेकिन जो टेल है हाइड्रोफोबिक होता है, उसको वाटर से दुश्मनी रहती है, वाटर की तरफ नहीं जाना चाहता है। और टेल को अंदर की तरफ इसलिए भी रखते हैं, अगर बाहर रहता है ये, तो बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें बहुत सारा पानी है, तो पानी से चूंकि हाइड्रोफोबिक है तो पानी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसको दिक्कत होगी। इसलिए टेल अंदर होता है, हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। अब बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। प्रोटीन तो रखना इसलिए भी जरूरी है कि देखो, अगर फैट का लेयर है तो बहुत सारी चीजें जब पार करना होगा, ट्रांसपोर्ट कराना होगा तो नहीं कर पाएगा। जो पोलर चीजें होंगी जिसमें वो मुश्किल होगा, क्योंकि नॉन पोलर होता है जो इसका टेल वाला हिस्सा है, तो पोलर चीज़ों को नहीं घुसने देगा। इसलिए चैनल्स बना लेता है प्रोटीन का, ताकि उसके थ्रू घुस पाए। इसलिए प्रोटीन तो रखना ही है। तो एक तो, और प्रोटीन भी दो तरह से रहता है, एक तो पूरा बरीड हो जाता है, हाफ या पूरा बरीड होके आर पार प्रोटीन रहता है, या फिर सुपरफिशियल प्रोटीन भी रहता है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं जो पूरा आर पार रहता है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या सुपरफिशियल प्रोटीन ऊपर ऊपर रहता है। इसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी रहता है एंड कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और अगर रेशियो देखोगे तो अलग अलग सेल में प्रोटीन और फैट का रेशियो अलग अलग होता है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है कि आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन रहता है एंड 40% लिपिड होता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये तो लिपिड का फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है तो लिपिड ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। अब इस तरह से रहता कैसा, सॉलिड या लिक्विड? नहीं, ना तो सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। ये बेसिकली क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है, समझो कि पूरा लिक्विड भी नहीं है लेकिन सॉलिड भी नहीं है, मतलब पार्टली या ऑलमोस्ट फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड नहीं है, इसको क्वासी फ्लूइड कहते हैं। ये जो क्वासी फ्लूइड इसका नेचर है, इसी के चलते इसमें जो प्रोटीन है वो बाइलेयर के बीच में लेटरली मूवमेंट कर सकता है। जो बाइलेयर है उसमें प्रोटीन जो है लेटरल मूवमेंट करता है। और इस क्वासी फ्लूइड नेचर और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसमें साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब फ्लूइड नेचर से क्या फायदा होता है? सेल को ग्रोथ करना, मान लो हार्ड रहता तो ग्रोथ करने में मुश्किल होती, फ्लूइड नेचर इसके सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सेल डिवीजन आसान हो जाता है, यहाँ तक कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इजीली हो जाता है, सिक्रीशन इजी हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। तो ये सारा काम इजी हो जाता है फ्लूइड नेचर के चलते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो बाहर बाउंड्री में है तो प्रोटेक्शन तो देगा ही, लेकिन ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को बाहर निकलने देता है, लेकिन सभी को अंदर आने या बाहर नहीं जाने देता है, ना अंदर आने देता है। सेलेक्टिव परमिएबल है। तो इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। जैसे सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सिंपल डिफ्यूजन से आ सकता है, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर नेचुरल सब्सटेंस जितना होगा वो सिंपल डिफ्यूजन से आराम से इसमें परमिएबल हो जाता है, पार हो फ्यूजन। अब दूसरा, गैस के बाद पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पोलर होता है, और अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है, तो इसलिए पानी को घुसने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए पानी जब थोड़ा थोड़ा तो हो पाता है, बहुत आराम से डिफ्यूजन नहीं हो पाता, सिंपल डिफ्यूजन बहुत कम हो पाता है पानी का। तो फिर पानी कैसे मोस्टली जाता है? तो पानी को जाने के लिए एक प्रोटीन का चैनल होता है, प्रोटीन चैनल जिसको एक्वापोरिन बोलते हैं। इसके थ्रू पानी बड़े आराम से पार होता है। और पानी का जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो पानी के लिए डिफ्यूजन वर्ड नहीं यूज करते हैं, ऑस्मोसिस यूज करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, बट फिर भी इसको एक प्रोटीन चैनल की जरूरत पड़ेगी पानी को। अब ग्लूकोज
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज पोलर सब्सटेंस है, इसमें इस चलते क्या होता है कि ये इसे भी कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए, तो कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो कैरियर के थ्रू जाता है, इसलिए इसके डिफ्यूजन को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब हेल्प लेता है ये कैरियर प्रोटीन का डिफ्यूज होने के लिए। याद रखिएगा ग्लूकोज का भी जो ट्रांसपोर्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी नहीं यूज होता है, बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन है चैनल, अब जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पर आके अटैच होगा ये अपना शेप चेंज करता है। इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आया, ग्लूकोज को लिया और चेंज करके दूसरी तरफ आ गया, इस तरह से शेप चेंज करता है अपना और ग्लूकोज पार कर जाता है, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जितने भी तरह का नॉन पोलर नेचुरल रिसोर्सेज सॉल्यूट्स होता है सभी सिंपल डिफ्यूजन से जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गया था। और कुछ आयंस होते हैं जो कि अगर आयंस आप पढ़ेंगे बहुत बार क्या होता है कि आयंस अगर सेल के बाहर कम है तब भी उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, अगर अंदर ज़्यादा है तब भी। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर सेल की ज़रूरत होती है तो बहुत बार क्या होता है कि आयंस को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी मूव करना पड़ता है। इसके लिए इसको क्या चाहिए, फिर इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए आयंस जो है मैक्सिमम वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है। इससे एग्जांपल है सोडियम पोटासियम पंप, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जैसे न्यूरॉन में रहता है, तो और भी बहुत सारे एक्साइटेबल सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा ये सोडियम पोटासियम पंप, जो कि हेल्प करता है आयंस के ट्रांसपोर्ट में। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ऑक्सीजन एंड CO2 या इसके अलावा जितने भी नॉन पोलर सॉल्यूट हैं सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे। वाटर के लिए एक्वापोरिन की जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ग्लूकोज के लिए अगेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, अगेन कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और अगर कुछ आयंस हैं जिसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे सोडियम पोटासियम पंप की जरूरत पड़ती है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा बाउंड्री वॉल आता, बाउंड्री वॉल में आता है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, कहाँ होता है अभी हमने पहले ही देखा था कि ये होता है प्लांट्स में और यूग्लोनोइड्स में। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड था, लेकिन ये रिजिड होता है। एक करेक्शन है, यूग्लोनोइड्स में नहीं, प्लांट्स और फंगाई में होता है। यूग्लोनोइड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल प्लांट्स में और फंगाई में होता है। अब फंक्शन अगर देखेंगे तो देखिए रिजिड है तो शेप देगा, वॉल है तो सीधा है कि मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा, कोई इन्फेक्शन आएगा उससे भी बचा देगा। उसके अलावा सेल वॉल दूसरे सेल वॉल के साथ कनेक्ट होकर सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हार्मफुल है वो आना चाहेगा तो रोक देगा। फॉर्मेशन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, सेल वॉल प्लांट सेल का किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टीन से एंड प्रोटीन से भी बना। थोड़ा प्रोटीन रहता है, मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन रहता है प्लांट्स के सेल में। लेकिन अलगा का सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, गैलेक्टैन से, मैनोज से एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। ये याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा तो आप भूल सकते हैं, इसलिए अलग से ध्यान रखिएगा कि अलगा के सेल वॉल में मिनरल भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये गैलेक्टैन एंड मैनोज ये सब बेसिकली अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स हैं। गैलेक्टोज के पॉलीमर्स हैं, मैनोज के पॉलीमर्स हैं, गैलेक्टन्स एंड मैनोज। अब दो और वर्ड आता है इसमें इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? तो देखिए सेल जब यंग होता है तो जो वॉल बनाता है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, और जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होने लगता है और सेकेंडरी सेल वॉल सेल की तरफ मर जाता है, इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। दो और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिडिल लेमेला क्या होता है और प्लाज्मेटस्मेटा क्या होता है। मिडिल लेमेला होता है दो सेल को सेल वॉल के साथ जुड़ा हुआ दो सेल आपस में जो ग्लू करता है जिस चीज से, उसको कहते हैं ग्लू नेबरिंग सेल्स, इसको कहते हैं मिडिल लेमेला। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मिडिल लेमेला बना क्या चीज से होता है? ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और व्हाट इज प्लाज्मेटस्मेटा? एक सेल और दूसरे सेल
हालांकि सेल वॉल इसमें है, बट उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में जो कनेक्टेड होता है जिस चीज से, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को। और इसी के साथ बाउंड्री जो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवाइज हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।